1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया, 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था। 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्ध बंदी, उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेक शॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा, दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए, ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है मान्यवर, और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है, मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि हम नहीं दे रहे हैं। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना।
चिदंबरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है। देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मान्यवर, मैं अब मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी आधा भी नहीं हुआ है, जरा सुनो। मान्यवर, 62 के चीन में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ? ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं, 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया, और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर, ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई। मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे? तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या क्या था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मान्यवर, मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, पूरे आसाम को पता है। मान्यवर, 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 मुझे मालूम है पूरे आसाम को पता है, इसीलिए तो वो विरोध पक्ष में बैठे हैं वहां पर आसाम में, पूरे आसाम को पता है। और मान्यवर, 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 जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मान्यवर, मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पर से एक जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र को कोट करना चाहता हूं। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद को नहीं, सुरक्षा परिषद में भारत को लेना चाहिए। यह अमेरिका का प्रस्ताव था। नेहरू जी ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है।
और मान्यवर, एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। अब कहते नहीं है कि एमओयू में क्या था, ये तो बताओ भाई, क्या एमओयू किया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने? और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। मान्यवर, मैं अभी भी एक बात इस महान सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे शर्म अल शेख सम्मेलन का बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। मान्यवर, अब ये टेररिज्म की बात करते हैं। मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को घिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा, और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए।
और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए, वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए, मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई, पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं, कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते हैं मान्यवर। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। और ये हमें पूछते थे मान्यवर, अभी 25% बाकी। बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना, आपका जवाब दे रहे हैं। आपका पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित, उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने हर सवाल पूछा, हर सवाल जवाब सुनिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया मान्यवर। अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है, ना वो मांगना बनता है, मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज, मारेगी तो सेना है ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना, तो वो भी ये कह रहे हैं
सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर ये कहते हैं, साहब इसको बिठाओ जरा। हाँ प्लीज बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख लो। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? नहीं पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज बिट्टू बैठ जा। मान्यवर ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाया गया, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाऊं। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हो? मान्यवर मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति, संसद के प्रति और देश के हितों के प्रति। मैं आज देश की जनता के सामने 2004 से 14 और 2015 से 25 10-10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल की, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7,217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80% की कमी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई।
ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ। आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं। हमने संचार साधन बसाए हैं और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667 सिम कार्ड बन गए। हमने एक जमाना था साहब, 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे। पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। मान्यवर, आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। 75 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। बार काउंसिल उनके समर्थकों से भरी थी, सस्पेंड कर नया लोकप्रिय चुनाव हमने कराया है। मान्यवर, कई संगठन बैन करे, मैं बाद में बताता हूं। विशेष यूएपीए अदालतें बनाई हैं। लगभग मार्च 22 से 25 के बीच में यूएपीए के 2267 मामले हमने जब्त किए हैं, दर्ज किए हैं, 374 कुर्की किए हैं। और परिणाम क्या आया मान्यवर? ये पूछ रहे हैं परिणाम क्या है? शुतुरमुख वृत्ति से अगर मिट्टी में सर रखकर बैठोगे तो कुछ नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा। मान्यवर, परिणाम आया है। पहले ऑर्गेनाइज्ड टाउन पेल्टिंग साल की 2654 होती थी एवरेज इनकेस में। कितनी मान्यवर? 2654 पथराव होते हैं। 2024 में 0 हो गया। मान्यवर, ऑर्गेनाइज हड़ताल पाकिस्तान से ऐलान करते थे, घाटी बंद रहती थी। पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है, घाटी में भी हिम्मत नहीं है। इनके समय में साल में 132 दिन घाटी बंद रहती थी। अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। मान्यवर, टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु हर साल 112 होती थी। 3 साल से नागरिकों की मृत्यु 0 है। मान्यवर, जख्मी होते थे 6235 लोग टाउन पेल्टिंग में, आज 0। मान्यवर, आज मैं बताता हूं, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे। और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर सीधा आता था और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ बात। मान्यवर, चुनावों के दौरान डर का माहौल होता था। अब 98.3% मतदान हुआ पंचायत चुनाव। कांग्रेस की बंद बहिष्कार का समय बंद हो गया। सेपरेटिस्ट बात करना चाहते थे, अब वो नहीं कर सकते। और मान्यवर, 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मान्यवर। TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज उत तहरीर, जमाते इस्लामी,
जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गए आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मान्यवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं मान्यवर, मैं समझ रहा हूं पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। मैं समझ रहा हूं पोटा रद्द करने वाले को नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर नीति पसंद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं टेररिस्टों का बचाव कर वोट बैंक बनाने वालों को एक कोई नीति पसंद नहीं आएगी। मानवर, इसका विरोधी होना है। परंतु मैं आज एक बात यहाँ सदन के सामने आपके माध्यम से सदन को और दुनिया को बताना चाहता हूँ। मानवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑफर है और हम विजयी हो। और मान्यवर, मैं फिर से अंत में ऑपरेशन महादेव में जुड़े हुए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर बहुत साधुवाद। और उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं।
ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए। गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है, जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में, तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो, मैं बताता हूँ ना। 22 में सुनो ना, प्लीज धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया